नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा एक विशेष सीरीज चलाई गई है दोस्तों, जो कि यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी की आगामी सभी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। इसमें हमने सामान्य अध्ययन की एक सीरीज चलाई है। अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पाषाण युग के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा ताम्र पाषाणिक युग पर आधारित हमने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो था प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। अब आज हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि हड़प्पा सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना रहेगी दोस्तों। तो आज हम इसके 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है ये, तो इस पर बेस्ड हम कुछ और भी एमसीक्यू करेंगे। आज हम 30 एमसीक्यू पढ़ेंगे और उसके साथ साथ टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप यूके ट्रिपल एससी या फिर यूके पीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वीडियो वीपीडीओ, चाहे आप यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लोअर सबऑर्डिनेट या फिर पटवारी लेखपाल, इन सभी एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता और वैसे तो आज का टॉपिक है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, आद्य ऐतिहासिक काल उस ऐतिहासिक काल को बोला जाता है दोस्तों कि जहां पर हमें लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन वो हम पढ़ नहीं पाए हैं। जहां पर इतिहास के लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल हैं लेकिन वो उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल दोनों के दोनों आएंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इस पर आधारित हम 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो आपका यही आ गया कि भाई आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आती है, हड़प्पा सभ्यता आती है, कांस्य युगीन सभ्यता आती है। ओके, अब सबसे पहले बात, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज दे दूं। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको 3 नामों से जाना जाता है: सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता। ओके, अब हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जॉन मार्शल, ठीक है, इनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका नाम आप याद रखेंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ का उत्खनन किया तो इनकी हड़प्पा नगर की यहाँ पर खोज हुई। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि भाई हड़प्पा स्थल की खोज किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी। ओके, इसके अलावा मार्टिन व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स, इनका भी नाम आता है, ये इनके संग एक तरह से सपोर्ट में थे। ठीक है, अब ये हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले जो पुरातात्विक स्थल खोजा गया उसका नाम क्या था? हड़प्पा था। तो इन्होंने हड़प्पा की खोज की। तब हड़प्पा है कहाँ पर दोस्तों? ये अभी पाकिस्तान में पंजाब, जो पाकिस्तान में पंजाब है, पश्चिमी पंजाब, उसका मोंटगोमरी जिला है, उसके अंतर्गत है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हड़प्पा नामक पूरा स्थल अभी पश्चिम पंजाब, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत मोंटगोमरी जिले के अंतर्गत अवस्थित है। ओके, और 1921 में इसकी खोज हुई थी और इसकी प्रमुख नदी जिसके किनारे पर ये अवस्थित है उसका नाम है रावी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन फिलहाल ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्थल खोजा गया उसका नाम था मोहनजोदड़ो। ये भी एक और इंपॉर्टेंट पुरा स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। तो मोहनजोदड़ो, ये इसकी खोज भी 1922 में
1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। नाम आप याद रखेंगे, राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो ये दो नाम आपने ध्यान में रखने हैं, एक तो है राय बहादुर दयाराम साहनी और दूसरे हैं राखलदास बनर्जी। इनके संग सपोर्ट में थे मार्टिन व्हीलर, वो भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये जो मोहनजोदाड़ो है या मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये भी दोस्तों अभी पाकिस्तान में अवस्थित है, सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में। ठीक है, सिंध प्रांत में अवस्थित है और जिला है लरकाना, लरकाना जिला। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पहली कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। कहाँ पर अवस्थित है? पश्चिम पंजाब में, मोंटगोमरी जिला। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो जो कि लरकाना जिला में अवस्थित है, सिंध प्रांत में, ये भी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है और इसकी खोज की गई थी 1922 में। ठीक है, अब जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। अब इसके अंदर और कई सारी चीजें हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे वीडियो में। तो ये दो चीजें, दो स्थल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दो स्थलों के कारण, क्योंकि ये जो दोनों स्थल हैं ये सिंधु घाटी में अवस्थित हैं, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। और सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये दो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं, तो इसलिए इनको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि ये सिंधु घाटी में पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये आपकी कांस्य युगीन है और इसकी संस्कृति ताम्र पाषाणिक है। ठीक है, ताम्र पाषाणिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, या फिर प्राक हड़प्पन है। ठीक है, ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। ताम्र पाषाणिक क्यों है? क्योंकि ये तांबे और पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, इनसे बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते थे, तो ताम्र पाषाणिक हो जाएगी इनकी संस्कृति। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक चीज और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और डिबेटेबल भी है, इसका सन यानी कि सभ्यता की तिथि। देखिए, इसकी जो तिथि है वो अलग अलग बुकों में अलग अलग दी हुई होगी, लेकिन 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व ये इसकी मानी जाती है कार्बन डेटिंग के आधार पर। ठीक है, वैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी, कई जगह पे 2350 से 1750 भी दी होगी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही है, 2350 से 1750। ठीक है, और सबसे पहले देखा जाए तो जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने स्टार्ट किया था इसको निकालने का। तो उन्होंने जब निकाली थी तो उन्होंने 3150 से 2750 निकाली थी। 3150 से 2750 सबसे पहले तिथि का निर्धारण जॉन मार्शल के द्वारा ही किया गया था। तो इन्होंने 3250 नहीं, 3250 से 2750 के अराउंड इन्होंने इसकी तिथि निर्धारित की थी 1931 में। ठीक है, तो इनका मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 3250 से 2750 है, लेकिन अभी सबसे बढ़िया चलता है कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो जो कार्बन डेटिंग है उस नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की तिथि को 2500 से 1700 के अराउंड माना जा रहा है, या फिर 2350 से 1750, इतना आप कह सकते हैं। वैसे क्वेश्चन इतना ज़्यादा क्लोज नहीं आएगा, आएगा तो थोड़ा दूर दूर का ही आएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि 2500 से 1700 अराउंड एंड ऑन एवरेज आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई सारे बन सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद हम कई चीज़ों को डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज के नहीं होगा, यहाँ पर के गलत लिखा हुआ है, यह है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। क्यों है मानव समाज विलक्षण? वो मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या फिर विज्ञान पर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संस्कृति पर। जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई जो मानव समाज है अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक स्थिति के कारण ही विलक्षण होता है। ठीक है, संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है। ओके, और उसको
प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? संस्कृति होना चाहिए। जैसे कि अभी हम पढ़ते हुए चलते आ रहे हैं ना, ताम्र पाषाणिक संस्कृति है और हड़प्पा संस्कृति है, और इससे पहले भी हमने अलग अलग संस्कृतियां पढ़ी। तो मानव समाज इसीलिए विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर। देखिए प्रश्न जो भी मैंने यहाँ पर डाले हैं ये सभी पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं। ये प्रश्न यूपी पीसीएस परीक्षा में आया हुआ है और मेंस एग्जाम का प्रश्न है। तो कोई भी प्रश्न को आप हल्के में मत लेना, सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न काफी सिंपल है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा नगर, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। जो हड़प्पा नामक पूरा स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सबसे पहला पुरातत्व प्रमाण हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल 1921 में खोजा गया हड़प्पा। किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। और कौन थे उत्खननकर्ता? राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, इसके अलावा मार्टिन व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स भी थे। ठीक, और ये स्थल कहाँ पर स्थित है? मोंटगोमरी जिला, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान के अंतर्गत ये स्थल है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से स्थित है। ठीक, और वैसे अगर कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें चीज देखी जाए तो देखिए कालक्रमानुक्रम की दृष्टि से ये सभ्यता मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता इन दोनों के समकालिक थी, मतलब पैरेलल चल रही थी ये सभ्यताएं। मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं के ये समकालिक है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो इसका राइट आंसर है आद्य ऐतिहासिक युग। अभी हमने आपको बताया कि भाई जो आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत वो सभ्यताएं आएंगी जिनके लिखित में तो प्रमाण मिले हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा पाया है, मतलब उनको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं वैज्ञानिक लोग या इतिहासकार। ठीक, तो भारतीय इतिहास में 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का समय क्या माना जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? 2500 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक की सभ्यता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम जाएंगे 600 ईस्वी पूर्व तक। तो ये पूरा का पूरा आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना गया है। तो इसका राइट आंसर है बी वाला। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सिंधु घाटी सभ्यता क्यों थी गैर आर्य? वह इसलिए गैर आर्य थी क्योंकि दोस्तों वो थी नगरीय सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगरीय सभ्यता के लिए मानी जाती है, उत्कृष्ट नगरीय सभ्यता के लिए ही मानी जाती है। तो गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि जो आर्य सभ्यता थी दोस्तों वो ग्रामीण सभ्यता थी। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे आर्यों के बारे में। तो गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर ए वाला करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? इस सिंधु घाटी सभ्यता को हमने आर्यों से पूर्व क्यों रखा? हमने क्यों माना कि आर्य बाद में आए और सिंधु घाटी सभ्यता पहले की है? लिपि, नगर नियोजन, मृदभांड या फिर तांबा? तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? देखिए वैसे देखा जाए तो भाई नगर नियोजन तो ये बताएगा कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो बाद में आएंगे क्योंकि वो काफ़ी विकसित थी ना, और उनका लिपि ज्ञान वो भी काफ़ी विकसित था। ठीक, तो आर्यों से तो विकसित दिखाई देते हैं। तो भाई ऐसा क्या मिला हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कि जो हमने उनको आर्यों से पहले का बताया, हमने पूरा बताया? देखिए इसका राइट आंसर है मृदभांड। मृदभांड, जो अलग अलग कालों में मृदभांड है पाए गए हैं यानी मिट्टी के बर्तन, उसी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों की सभ्यता से पूर्व में रखा गया है। ठीक है, अब मृदभांड इनके सिंधु घाटी सभ्यता के काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल कलर के थे, मतलब काली आकृतियों से उनमें चित्र बने हुए थे और लाल कलर के मृदभांड थे। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, लाल मृदभांड और उस पे काले रंग की आकृति। ठीक है, जबकि धूसर या फिर चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो कि बाद के हैं वो आर्यों के हैं। ठीक, तो मृदभांड से पता लगता है कि
हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की है। तो धूसर मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड, इनके आधार पर ही हमने आर्यों को बाद में रखा और सिंधु घाटी सभ्यता को पूर्व में रखा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी, यहाँ पर भिन्न हो गए। ठीक है, भिन्न थी, क्यों? ये भिन्न होगा, ये भिन्नति गलत हो गया यहाँ पर, ये इसको कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करना। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है डी वाला, उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यताओं से अनेक बातों में भिन्न थी। देखिए, सबसे पहले सिंधु घाटी नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। जैसे हमने आर्यों की बात की, तो हम आर्य सभ्यता की बात करें, वैदिक सभ्यता की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह से सिंधु की जो सभ्यता थी वो भावचित्रात्मक थी, यानी चित्रलेखीय लिपि थी। ठीक, इसके अलावा जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित थे, रक्षा शस्त्रों के या रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यताओं को लोहे का ज्ञान नहीं था। वो ताम्र पाषाण से आए थे ना, तो वो तांबे और पाषाण का प्रयोग करते थे, तांबे और पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, तो उनको लोहे के ज्ञान का अभाव था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सिंधु घाटी सभ्यता से, और हमेशा बनता भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या हो सकता है दोस्तों? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मुहर पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, या फिर उपरोक्त सभी? तो आप बताइए क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए पुरातात्विक खुदाई। अब आपको पता है कि हड़प्पा संस्कृति किसके अंतर्गत आती है? ये आती है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अब शिलालेखों को पढ़ा नहीं जा सका है और पक्की मिट्टी की मुहर पर अंकित लेख, उनको भी पढ़ा नहीं जा सका है, तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ रहा है। तो भाई हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, तो जो हमें पुरा स्थल से खुदाई हुई और उनसे जो हमें अवशेष मिले, उसी के आधार पर हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठी करी है, तो वही इसके स्रोत पर प्रकाश डालते हैं। तो पुरातात्विक खुदाई ही राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्री में 3 बार ये आ रखा है, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तन पर मोहरों की लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। तो आप समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरातत्व संबंधी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। इसके बाद देखिए फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। फिर से देखिए, मोहरें, मंदिर, लिपि, ये तो नहीं हो सकते है ना, तो फिर से क्या हो गए? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ये क्या है? आपके पुरातात्विक खुदाई में पाए गए जो अवशेष हैं। ठीक, बर्तन के, जेवर, हथियार, औजार, इनसे ही हम यहाँ के निवासियों की सभ्यता को जान पाते हैं, तो ये इसके मूल स्रोत हैं। तो अभी तक सैंधव लिपि का वाचन नहीं हो सका है, अभी तक हम उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, यानी कि इन पूरा अवशेषों के आधार पर ही हम इन सभ्यता को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है कि इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला, एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। जे एच मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिन मिलर क्या कहते हैं? पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ठीक, जैसे कि मैके हैं, मैके का मानना यही था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर कहाँ पर है? ये है
मेसोपोटामिया में। तो इन सुमेर से लोगों का जब पलायन हुआ या प्रवसन हुआ इसके कारण हुई। ठीक, तो यानी बी वाला तो बिल्कुल सही है। इसी तरह से मार्टिन व्हीलर थे, मार्टिन व्हीलर का मानना था हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। तो ये भी सही है, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ, पलायन हुआ, उसके कारण हुई। ठीक, इसी तरह से अमलानंद घोष हैं, इनका यही मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। ठीक, लेकिन जो एम रफीक मुगल हैं, इनका मानना है हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। तो इन्होंने पुरानी मान्यता का खंडन किया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है इन्होंने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो ये गलत है, यानी कि इन्होंने इसका खंडन किया है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में कि एम रफीक मुगल वाला ये गलत है। इन्होंने उल्टा इस चीज का खंडन किया है जो कि मैके के द्वारा सपोर्ट किया गया। मैके ने ये बोला कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, जबकि एम रफीक मुगल ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक इसका विकास हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिता में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, ये पहले भी इसके साक्ष्य मिल चुके हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो जैसे राजस्थान की जावर है, अजमेर की खान है, यहाँ से चांदी प्राप्त ये लोग करते थे और हड़प्पा संस्कृति में इसके साक्ष्य मिले हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में सामान्यतः लाल कलर का दोस्तों प्रयोग होता था। वैसे दो तरह के बर्तन होते थे, एक तो डिजाइन वाला होता था, एक बिना डिजाइन वाला, यानी कि दूसरे में डिजाइन बनाया जाता था, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, चित्रित मृदभांड, है ना। तो जो डिजाइन वाला होगा वो एक लाल कलर का बर्तन होगा, उसमें काले रंग से चित्र बनाए जाते थे, काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। एक क्या होता था, टोटल लाल कलर का होता था। ठीक है, मतलब पहले उसको मिट्टी से बनाया, ठीक है, जब वो हल्का भूरा रंग का हो जाए तो फिर उसको क्या कर दिया था, लाल रंगों से पुताई कर दी जाती थी उसकी। ठीक है, तो एक लाल कलर का बर्तन होता था सिंपली, एक होता था डिजाइन वाला। अगला प्रश्न, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाएगा। पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या फिर कुषाण काल। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, पूर्व आर्य। पूर्व आर्य किसकी बात हो रही भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही। भाई आर्यों से पूर्व के है ना, तो प्री आर्यन, तो यहीं से मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ माना जाता है। ठीक है, मूर्ति पूजा यहाँ प्रचलित थी, इसके अनेक उदाहरण मिले हैं और इससे पहले हमने ताम्रपाषाणिक संस्कृति में भी इसके बारे में पढ़ा था। तो भाई आर्यों से पूर्व ही मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई थी। कई सारे सैंधवपुरा स्थल से मूर्तियां मिली हैं, मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, और सैंधव घाटी जो सभ्यता थी वो आपकी मातृ सत्तात्मक थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इससे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि हम कई सारे क्वेश्चन आगे भी करेंगे, आज तो बस हम आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़ा रहे हैं, इसमें हम कई सारे क्वेश्चन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा स्थल में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा संस्कृति में कई मोहर पाई गई, टेराकोटा से बनी हुई कलाकृतियां पाई गई, तो इनमें से किस पशु का उसमें निरूपण नहीं हुआ है। देखिए, हाथी, गैंडा, बाघ, इन सभी का निरूपण हुआ है गाय को छोड़कर। हड़प्पा संस्कृति की मोहर में कलाकृतियों में गाय का चित्रण कहीं नहीं मिलता। बाकी हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि सभी का अंकन मिलता है। गाय का जो महत्व है वो वैदिक काल से स्टार्ट होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आईएएस एग्जाम में आ चुका है प्रश्न।
अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें हमें मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। सूची 1 में स्थल दिए हुए हैं, सूची 2 में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और इसमें कई सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। देखिए कैसे, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं लोथल की। देखिए लोथल बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, इस पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। देखिए लोथल एक ऐसा स्थल है जो कि अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है, खंभात की खाड़ी में। ठीक है, ये पूरा स्थल है और इसकी खोज सर्वप्रथम रंगनाथ राव के द्वारा की गई। क्या नाम है? रंगनाथ राव, 1957। ठीक है, तो यहाँ से मिला था गोदीवाड़ा। ठीक है, डॉकयार्ड भी बोल सकते हैं। ठीक, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भी यहाँ से कई चीज़ें मिली है, जैसे हाथी दांत ना, और इसके अलावा वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिकाएँ यहाँ से मिली है। घोड़े की मृण्य मूर्ति मिली है। इसके अलावा चालाक लोमड़ी का चिन्ह, ये सभी यहाँ से मिला है। बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये भोगवा नदी के किनारे है। तो इतने सारे प्रश्न ये आपसे बन सकते हैं। लोथल, ठीक है, बंदरगाह भी इसको कह सकते हैं। तो लोथल बंदरगाह के निशान भी यहाँ से मिले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है लोथल। इसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में, और एक घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, घग्गर नदी इसके किनारे बहती है। घग्गर नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई 1953 में अमलानंद घोष। ठीक है, और ब्रजवासी लाल दो हैं इंपॉर्टेंट वैसे घग्गर नदी। तो यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। अग्नि हवन कुंड भी यहाँ से मिला है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं, लेकिन ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, इसके बाद आता है धौलावीरा। बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है ये भी। धौलावीरा ये है गुजरात में। ठीक है, और यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। ठीक है, तो धौलावीरा के बारे में इतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस जिसका नाम है बनावली। अब बनावली से क्या मिले हैं? हल की प्रतिकृति मिली है, पक्की मिट्टी से बने हुए हल की प्रतिकृति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बनावली, जो कि है हिसार हरियाणा में। ठीक है, ये कहाँ पर है? हिसार हरियाणा। हरियाणा हिसार में अवस्थित है और ये R.S. बिस्ट के द्वारा खोजा गया है। R.S. बिस्ट 1973 में। ठीक है, इसके किनारे जो नदी बहती है उसका नाम है सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट, सरस्वती, सरस्वती। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी का हल। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इस पर हमेशा कभी ना कभी प्रश्न आ जाता है। तो ये 4 स्थल आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब यहाँ से ऑप्शन मिला लेते हैं। देखिए लोथल में सबसे पहले क्या मिला? गोदीबाड़ा यानी कि बी। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी ए। धौलावीरा से मिला है भाई हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 शिलालेख, 10 चिन्हों वाला शिलालेख। डी वाला इसमें पूरा नहीं दिख पा रहा, कोई बात नहीं, फिलहाल आप इतना समझ लो। बनावली से क्या मिल जाएगा? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, यानी कि BADC इज अ राइट आंसर। तो BADC इसका राइट आंसर है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लो। जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ की गई थी? राजस्थान में कालीबंगा एक जगह है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और बीच में इस पे क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं कालीबंगा पे। ठीक, कहाँ किस स्थल पर क्या क्या मिला, ये भी बहुत एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत जल्दी शॉर्ट में निपटाए। वैसे बहुत लंबा चैप्टर है ये, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि आपको जल्द से जल्द और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएँ। ठीक है, तो ये राजस्थान में हनुमानगढ़ में अवस्थित है। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। भाई कालीगंगा, जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है। सूची 1 का सूची B से मिलान नगर दिए हैं और वो किस नदी के किनारे हैं। सबसे पहले हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। हस्तिनापुर ये है गंगा नदी के किनारे। ठीक है, और नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के किनारे है, जबकि पैठन गोदावरी के किनारे अवस्थित है। तो ये रिलेटेड है हड़प्पा स्थल से। वैसे तो ये जो बाकी के स्थल हैं वो अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन इसमें पहला वाला हड़प्पा ये है आपका रावी से जुड़ा हुआ।
तो बाकी तो चलो जो भी हैं, लेकिन फिलहाल ये प्रश्न भी आया हुआ है यूपीपीसीएस में, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी सी डी ए। अब देखिए दोस्तों, एक और आपके सामने प्रश्न है, आपको सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। अब आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। अभी हमने बताया हड़प्पा किसके बगल में है, रावी के बगल में। कालीबंगा, कालीबंगा किसके बगल में है, घग्गर के। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, जबकि रोपड़ है सतलुज नदी के किनारे। अब रोपड़ के बारे में मैं आपको बता दूं, रोपड़ कहाँ पर है, ये है पंजाब में, रूपनगर में। रोपड़ रूपनगर पंजाब, याद रखना बहुत जरूरी है। इसकी खोज की गई थी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये है यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, जो जो मैं आपको बताई जा रहा हूँ आप लिखते हुए चले जाना, नोट करते हुए चले जाना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 1955 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, सतलुज नदी के किनारे में है। तो यहाँ से तांबे की दोस्तों कुल्हाड़ी मिली थी, और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा था बुर्जहोम में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ठीक है, जब हमने पाषाण युग पढ़ा था तो मानव के संग कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं रोपड़ से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर से देख लेते हैं कि इस हिसाब से क्या बैठता है, सी बी ए डी, सी बी ए डी, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है वो है विशाल स्नानागार। स्नानागार से समझ रहे होंगे आप, जहाँ पर नहाया जाता था। ठीक है, या फिर एक जल पूजा की जाती थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, इस तरह से 12 मीटर ये लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर ये गहरा था। ठीक है, अब उत्तर से दक्षिण, अगर ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है मान लेते हैं, या चलो ऊपर नीचे वैसे इधर ही से मानो, उत्तर और ये दक्षिण, तो यहाँ से सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने के लिए। ठीक है, यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे के लिए उतरनी थी, और स्नानागार का जो फर्श था वो बिल्कुल पक्की ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, इसके बीच में एक स्नान कुंड भी था। ठीक है, तो ये सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। ठीक है, इसका प्रयोग होता था। तो जॉन मार्शल थे, इन्होंने भी विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। तो ये जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों, ये हुआ था मोहनजोदड़ो से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया, फिर से वही प्रश्न आ गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो से ये पाया गया। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है आपको। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, लोग लोहे से परिचित थे। तो हमने आपको बताया कि लोग इसमें लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी अगर बात करें जो इनकी जल निकास प्रणाली थी वो अद्भुत थी। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, मोहनजोदड़ो में जल निकास प्रणाली बहुत बढ़िया थी। ठीक है, इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य भी उन्नत दशा में था इनका। ठीक है, और मात्र देवी की उपासना की जाती थी, मात्र सत्तात्मक इनके ये सभ्यता थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। ये मतलब डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन हेतु, बिल्कुल करेक्ट। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल सही। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए बिल्कुल सही। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था भाई, कृषि संबंधी कार्य कहाँ मिले थे, वे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे, ये मिले थे कालीबंगा में, राजस्थान में। और अपने उद्योगों के लिए, देखिए उद्योग के लिए भी ये प्रसिद्ध था। उद्योगों के जो साक्ष्य है वो दोस्तों लोथल से प्राप्त हुए हैं, लोथल गुजरात। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता सभी के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, ये
हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है, मेरठ जिले में अवस्थित है, हिंडन नदी के किनारे है। लोथल गुजरात में, बिल्कुल सही। कालीबंगा राजस्थान में है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। इसके अलावा रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के किनारे, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसकी भौगोलिक अवस्था के बारे में बता दूं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पश्चिम उत्तर में है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो इसको आप ध्यान में रखना। सबसे पहले इसमें यह भी पूछा जाता है सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन सा है। सबसे उत्तर में दोस्तों ये है मांडा, ठीक है। कभी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मांडा, मांडा जो कि है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये बहता है, ये है दोस्तों आपका चिनाब नदी के, बहता नहीं मतलब ये चिनाब नदी इसके बगल से बहती है, ठीक है। तो इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जिला है अखनूर, अखनूर जिला है, ठीक। अखनूर जिले में मांडा एक जगह है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, तो ये सबसे इसका उत्तरी भाग है। इसके बाद बात आती है इसके पश्चिमी भाग की, तो पश्चिम में है जगह सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, ठीक है। सुतकांगेडोर ये पश्चिम में जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये है दाश्क नदी के किनारे, दाश्क नदी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल, ठीक है। ये टोटल एरिया है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान कहाँ आता है? पाकिस्तान के अंतर्गत, ठीक हो गया। इसके बाद अब आएंगे दक्षिण में, तो दक्षिण में है दोस्तों दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद ये है अहमदनगर महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में, वैसे हम दैमाबाद के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। और फिर इसके बाद आएगा सबसे पूर्वी, पूर्वी अभी हमने बात करी तो वो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और ये जो पूरी सभ्यता है ये आपकी त्रिभुजाकार है, ठीक है। ये प्रश्न भी आ सकता है, ये कैसी सभ्यता है? त्रिभुजाकार, यानी कि जो पूरा इसका बनेगा वो आपका त्रिभुज टाइप का बनता है, तो कभी ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पूरी सभ्यता आपकी त्रिभुजाकार है, ठीक है। और सबसे पूर्व में स्थल, सबसे पश्चिम में, सबसे उत्तर में और सबसे दक्षिण में प्रश्न जो स्थल हैं उनके बारे में भी दोस्तों अच्छे से पूछा जा सकता है, इसको आपने ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर से आपको स्थल और उनकी स्थिति के संबंधित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं उसके बारे में बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। बनावली हरियाणा में, बिल्कुल सही है। दैमाबाद है महाराष्ट्र में, लेकिन जो राखी गढ़ी है वो राजस्थान में नहीं है दोस्तों, राखी गढ़ी है हिसार में, ठीक है। हिसार हरियाणा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके उत्खननकर्ता के बारे में याद कर लो, वो है सूरजभान, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से ताम्र उपकरण मिले थे और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो राखी गढ़ी है हिसार हरियाणा, ये चीज़ें ध्यान में रखना। इसके बाद दोस्तों आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। काफ़ी सिंपली आप सुमेलित कर सकते हैं। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, सबसे उत्तरी स्थल। दैमाबाद, दैमाबाद है कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में, सबसे दक्षिणी स्थल। कालीबंगा है राजस्थान में, ठीक है। और राखी गढ़ी है हरियाणा में, ठीक है। इसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। तो भाई मांडा यानी कि CDAB इसका राइट आंसर होना चाहिए, यानी सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित स्थलों में से कौन से सिंध में अवस्थित हैं? अभी मैंने दोस्तों आपको जब स्टार्टिंग करी थी तो मैंने आपको बताया था कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि सिंधु घाटी में 2 स्थल अवस्थित हैं जो कि परिपक्व हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हैं। कौन कौन है? एक है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। तो इसकी खोज हुई थी 1921 में, इसकी खोज हुई थी 1922 में। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, इसकी राखलदास बनर्जी के द्वारा। और कौन थे महानिदेशक? सर जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1 और 2, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, चन्हू दड़ों का उत्खनन किसने किया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर है J.H. मैके। J.H. मैके के द्वारा दोस्तों चन्हू दड़ों का उत्खनन किया गया था। अन्नेस मैके भी बोल सकते हैं इनको, और एक और नाम है N.G. मजुमदार।
ये दो नाम हैं, इनका ध्यान में रखना। 1931 में इन्होंने चन्हू का उत्खनन किया था। ये अभी सिंध पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, सिंध पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में दोस्तों ये अवस्थित है और सिंधु नदी बहती है बगल से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला था? यहाँ पर मिला था मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले थे, लिपस्टिक मिली थी, पाउडर मिला था, कंघा मिला था, मतलब सौंदर्य प्रसाधन के साधन भी मिले थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? आप तो बहुत इजीली बता सकते हो। कालीबंगा है, नहीं है, राजस्थान में, गुजरात में है, ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये कहाँ पर होगा? डेफिनेटली पाकिस्तान में। हड़प्पा। अगला प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। काफी अच्छा प्रश्न है। रंगपुर, रंगपुर है दोस्तों सौराष्ट्र गुजरात में। ठीक है, रंगपुर जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, तो सौराष्ट्र इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दधीरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरस्थल है, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। आगे आने वाली वीडियो में हम और प्रश्न इसके डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये काफ़ी बड़ा सभ्यता है, इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये आखिरी प्रश्न पढ़ लेते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो देख लेते हैं। परवर्ती हड़प्पा पुरस्थल है, ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये पंजाब में अवस्थित है। पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में अवस्थित है, गोविंदगढ़ में ये जगह अवस्थित है। ठीक है, यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं, जो कि किससे रिलेटेड है? अभी हमने बताया था आर्यों से रिलेटेड है, आर्यों के आगमन काल से वो रिलेटेड है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये थे दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये सभी प्रश्न पीसीएस परीक्षा में आए हुए हैं, यूकेपीएससी के पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। अगर हमारा कोई भी वीडियो आपको नॉलेजेबल लगती है तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।